तो नमस्कार, मैं नवीन कुमार बुद्धा क्लासेस की ओर से आप लोग सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जो है अक्षांश एवं देशांतर तथा समय निर्धारण। जनरल कंपटीशन की दृष्टि से इससे बहुत सारा क्वेश्चन आते रहते हैं और ये बहुत समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक फिगर बनाए हुए हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी के अर्थात ग्लोब पर दो प्रकार की रेखा खींची गई है, जिसे एक का अक्षांश रेखा कहते हैं और एक को देशांतर रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अक्षांश रेखा से कि अक्षांश रेखा क्या होती है। मान लेते हैं कि एक ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर पूरब से पश्चिम, इधर कहेंगे पूरब, इधर कहेंगे पश्चिम, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, इस ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। ये रेखा वास्तविक रेखा नहीं बल्कि एक काल्पनिक रेखा है, बल्कि इसे वैज्ञानिकों के द्वारा मान लिया गया है। तो हम देखेंगे कि उत्तरी पूरब और पश्चिम की दिशा में एक रेखा खींची गई है और यह रेखा जो है कि पृथ्वी को दो बड़े भागों में विभाजित करती है, अर्थात ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाने जाते हैं। और इस रेखा को हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अर्थात कहेंगे कि पृथ्वी को बीचों बीच पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं या काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहेंगे, या उसी को भूमध्य रेखा कहेंगे, या उसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के बीचों बीच में पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को क्या कहेंगे, तो हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या तो आगे। और यह रेखा पृथ्वी को अर्थात ग्लोब को दो बड़े भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है। तो हम सीधे सीधे जानेंगे कि अक्षांश रेखा जो होती है, अगर पृथ्वी के केंद्र से इसकी परिधि पर, इस ग्लोब के परिधि पर यहाँ पर जिस अंश का कोण बनता है उतना डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। सीधे सीधे हम कहेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होता है, तब कहेंगे पृथ्वी के केंद्र से उसके परिधि पर कोणीय दूरी होती है। अर्थात यहाँ पर अगर हम थीटा कोण का बनता है और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं तो जितना थीटा का कोण बना है उतना यह डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कि पूरे ग्लोब पर अगर एक एक डिग्री पर अगर रेखाएं खींची जाए, अक्षांश रेखा खींची जाए तो कितने रेखा खींची जा सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर मान लिया जाए कि एक एक डिग्री पर इस प्रकार से अक्षांश रेखा खींची जाए तो हम देखेंगे कि अंतिम जो बचेगा वो 90, अगर इसके सीधा हो जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पर 90 डिग्री। अर्थात कहेंगे कि 90 डिग्री के बाद जो है कि आपको नए कोण नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। अनेक क्वेश्चन आएगा कि पूरे ग्लोब पर अधिकतम अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तब कहेंगे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है, परंतु अगर इस विषुवत रेखा को भी एक जोड़ लिया जाए तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 हो जाएगा। हम थोड़ा सा नहीं इस बॉल के माध्यम से समझते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी के इस तरह से मान लें कि ये ग्लोब है
ये बल्ब है, इसको हम ग्लोब मान लेते हैं कि ये ग्लोब है। तो पृथ्वी के इस प्रकार से जो बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, अगर ये कहेंगे एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक वृत्त है, इस कारण से इसे विषुवतीय वृत्त कहते हैं। अक्षांश रेखा कोई एक सीधी रेखा नहीं होती है बल्कि एक वृत्ताकार रेखा होती है। तो हम कहेंगे पृथ्वी पर वृत्ताकार सबसे बड़ी वृत्ताकार रेखा कौन सी है, तो हम कहेंगे कि विषुवत रेखा। यानी विषुवत रेखा अक्षांश रेखा क्या है, तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जो खींची गई रेखा है, गोला के रूप में जो खींची गई रेखा है, उसको हम कहेंगे अक्षांश रेखा। ये तो बात हो गया अक्षांश रेखा की। अब एक बात देखते हैं कि ये जो 1 डिग्री अक्षांश, मान लीजिए कि यहाँ पर 30 डिग्री अक्षांश रेखा है और यहाँ पर जो है 31 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कुछ होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होगा, तो हम कहेंगे 111 किलोमीटर होगा। एक बात और ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा जो है, विषुवतीय वृत्त जो है, वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है और 90 डिग्री वाला जो अक्षांश रेखा है वो सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और सबसे छोटी कौन सा है, तो 90 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है। एक बात और समझना है कि पृथ्वी पर कुछ विशेष अक्षांश को हम विशेष नाम से जाने जाते हैं। आप नाम सुने होंगे कर्क रेखा और मकर रेखा को। तो हम देखते हैं कि कर्क रेखा क्या है और मकर रेखा क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपको ग्लोब हो गया और ये हो गया आपको विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पर देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। बात समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, अर्थात ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो है दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर कहेंगे उत्तरी पोल और इसको बोलेंगे दक्षिणी पोल, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। और इस विषुवत रेखा के ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे वाला को हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा का। ये देशांतर रेखा क्या होती है, इस प्रकार से हमने ग्लोब बनाया। अब यहाँ पर से देशांतर रेखा क्या होते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ कहेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। बात समझ में आया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम कहेंगे कि ये जो देशांतर रेखा होता है वो पूर्ण वृत्त नहीं होता है बल्कि अर्धवृत्त होता है। अब यहाँ पर से देखेंगे कि विषुवत रेखा जो होता था वो उसकी जो चारों तरफ का जो लंबाई होता था वो बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर विषुवत रेखा है, ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका फैलाव बढ़ता जाता है और फिर यह
सिकुड़ता जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कुछ और होगा, यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कुछ और होगा, और यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कुछ और होगा। तो हम सीधे कहेंगे, बात समझ में आया होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखा को हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। अब हम देखेंगे कि इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा, तो सबसे ज्यादा जो दूरी होगा वो विषुवत रेखा पर होगा। कहेंगे कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ता है, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम विषुवत रेखा पर होता है। और कहेंगे कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है, तो हम कहेंगे 111.32 किलोमीटर होता है। बात समझ में आ गया कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। ये तो बात समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं कि कुछ विशेष देशांतर रेखाओं को भी विशेष नाम दिया गया। तो एक देशांतर रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इस कारण से, और उस रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिए हैं। तो यहाँ पर कहेंगे किस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा या मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है, तो हम कहेंगे कि लंदन से गुजरती है, अर्थात कहेंगे ब्रिटेन की राजधानी लंदन से गुजरती है। और यहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। इस कारण से इस रेखा को ग्रीनविच रेखा या मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे मध्याह्न रेखा कहेंगे या तो ग्रीनविच रेखा कहेंगे। और इसी ग्रीनविच रेखा से या कहेंगे इस देशांतर रेखा से समय का निर्धारण होता है। हम आगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे देखेंगे कि और देखेंगे कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मान लीजिए कि ये आपके पास एक ग्लोब है। अब यहाँ पर से हम देखेंगे कि इस पर जो उत्तरी ध्रुव हो गया और ये वाला नीचे वाला जो दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली, इस प्रकार से हम रेखा खींचेंगे। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम कहें देशांतर रेखा। तो आपको मालूम होगा कि एक बिंदु पर इस प्रकार से है, एक बिंदु के चारों ओर कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो हम मैथ से जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर इस प्रकार से हम देखें 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि एक एक डिग्री पर अगर लाइनें खींच दी जाए तो कुल कितने लाइनें खींची जा सकती है, तो हम कहेंगे 360 लाइनें खींची जा सकती है। अर्थात हम कहेंगे कि पूरे ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे 360 कहेंगे, यानी कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 360 हो गई। अब हम देखते हैं, ये बात समझ में आ गया कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहें, देशांतर रेखा कहें। और दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। कितना होता है, तो 111.32 किलोमीटर होता है। और हम कहेंगे कि एक पूरे पृथ्वी पर कितने देशांतर रेखा खींची गई है, तो हम कहेंगे 360 देशांतर रेखा खींची गई है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अब हम समझते हैं समय का निर्धारण।
चलिए अब हम समझते हैं समय निर्धारण। और समय निर्धारण के लिए क्या होगा कि हमें देशांतर रेखा को देखनी होगी। अब देशांतर रेखा क्या है, आपको हम बात किए कि एक पृथ्वी, पूरे पृथ्वी पर कितने देशांतर है, तो हम कहेंगे 360 देशांतर है। और आपको मालूम होगा पृथ्वी पूरे एक चक्कर कितना समय में लगाती है, तो 24 मिनट में लगाती है। तो हम कहेंगे कि 24, यहाँ पर कहेंगे कि 24 घंटा में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। 24 घंटा में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। इसका मतलब है कि 24 घंटा में ये घूरती है तो 360 देशांतर को पार कर जाती है। यानी 24 घंटा में वो 360 देशांतर घूम जाती है। तो अगर हम कहेंगे कि एक घंटा में कितना होता है, तो 360/24। तो यहाँ कहेंगे 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36, यहाँ पर हो जाएगा 15 देशांतर। अर्थात कहेंगे कि एक घंटा में 15 देशांतर घूमती है। कहेंगे यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी एक घंटा में कितने देशांतर पार करती है, तो हम कहेंगे 15 देशांतर को पार करती है। अब बात समझना है कि एक देशांतर के बीच में कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 15 देशांतर रेखा को पार करने में 60 मिनट का समय लगता है। तो इसी प्रकार से एक देशांतर पार करने में 60/15 देखेंगे, तो 15 चौके 60। तो यहाँ कहेंगे कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। फिर से आगे हम देखते हैं कि भारत में अगर समय का निर्धारण करना है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और यहाँ पर से जो रेखा गुजरती है, हम पहले ही बता दिए, ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। और यहाँ के जो इस साइड में है उसको हम पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। और इससे इधर जो है उसको हम पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब यहाँ पर से आपको समझ में आना चाहिए, जो भारत स्थित है वो यहाँ पर स्थित है। यानी कहेंगे ये जो आपको भारत के बीचों बीच से जो एक रेखा गुजरती है वो 82.5 डिग्री रहेगा कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। तो मान लिया गया है कि भारत के बीचों बीच से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। और यह रेखा इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। अब आपको समझना है कि लंदन और भारत के बीच में कितना समय का अंतर है। अब एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो लंदन के ग्रीनविच रेखा है उसके पूरब में समय आगे होगा और उसके पश्चिम में समय पीछे होगा। ये क्यों होगा इसका कभी और हम देखेंगे, अगले सब्जेक्ट चैप्टर में देखेंगे कि आगे क्यों होता है और पीछे क्यों होता है। क्योंकि पृथ्वी जो है कि पश्चिम से पूरब की ओर घूरती है या चक्कर लगाती है, इस कारण से। तो हम यह कहेंगे 82.5 डिग्री। यहाँ पर भारत का मानक समय रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री है। और 0 डिग्री यहाँ पर लंदन का समय रेखा है। तो यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना देशांतर का अंतर है, तो हम कहेंगे 82.5 डिग्री का अंतर है, 82.5 देशांतर है। अब यहाँ पर से कहेंगे आप लोग मालूम है कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इसी प्रकार से इतना देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो आपको मान लेते हैं 82 और गुना 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 1 33। यानी आपको 4 दूनी 8 और चौके 32, यानी 300। और फिर यहाँ पर बच गया 1/2 और गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 और बच गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 8 2 10 और 2 1 3। यानी हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट का समय लगेगा, तो हम कहेंगे 330 मिनट का समय लगेगा। यानी आपको कहेंगे कि
लंदन के समय से भारत का समय कितना आगे है, तो हम कहेंगे 330 मिनट आगे। अगर इसको घंटा में बदलना चाहेंगे तो 60 से भागा दे देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ से भागा देंगे तो 5.1/2 आएगा, यानी इतना घंटा हो गया, यानी यहाँ पर क्या आएंगे 5.5 घंटा आगे है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लंदन का समय भारत के समय में कितना अंतर है, तो भारत का समय जो है लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखें अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और समय निर्धारण। और इस प्रकार से अगर आपको अक्षांश रेखा बता दी जाए और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आपको दो अक्षांश रेखा आपको बता दिया जाए तो किसी भी जगह का आप समय का निर्धारण कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके बताएंगे, उसको हम फिर से अगले वीडियो में समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए आज का वीडियो में इतना ही, बाकी आगे